हेलो विद्यार्थियों, हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है काव्य भाषा और बिंब प्रक्रिया से संबंधित रामस्वरूप चतुर्वेदी का शोधपरक निबंध। इसके विषय में हमने कुछ चर्चा अपने पिछले वीडियो में की थी और इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी कि काव्य भाषा क्या है, उसमें बिंब किस तरह महत्व देते हैं। तो हमने सबसे पहले इस विषय में जिस बात को समझा था वह था भाषा प्रयोग के स्तर। हमने अपने पिछले वीडियो में इसी पर विस्तृत चर्चा की है और जो कुछ रामस्वरूप चतुर्वेदी कहना चाहते हैं, जिसे हम व्यवहारिक स्तर पर भी समझते हैं, वह बात है कि किसी भी भाषा के दो स्तर किए जा सकते हैं, एक तो बोलचाल की भाषा और दूसरा साहित्यिक भाषा। हमने इन दोनों को उदाहरण सहित अपने पिछले वीडियो में समझा है। चतुर्वेदी जी ने अपने निबंध में जो बात बताई है उसमें मुख्य बात जो रही है, हम उसे वापस से यहाँ पर रेखांकित करते हैं। उन्होंने भाषा वैज्ञानिकों का सहारा लेकर यह निष्कर्ष दिया था कि किसी भी देश के साहित्यिक भाषाएं वहाँ के जन समुदाय की भाषा के विकास की विविध मंजिलों को सूचित करती है। और जब हम ये बात स्वीकार करते हैं कि वहाँ की साहित्यिक भाषाएं वहाँ के जन समुदाय की भाषा के विकास के विविध मंजिलों को अभिव्यक्ति देती है, तो यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि साहित्यिक भाषा मूल रूप से बोलचाल की ही वह भाषा है जो विविध रचनाकारों की सृजन प्रक्रिया में समाहित होकर अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। क्योंकि जन समुदाय से हम भाषा का विरोध या जन समुदाय को भाषा से विलग नहीं कर सकते। आज हम जिस बात पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वह बात है कविता की भाषा, उसकी स्थिति और स्वरूप के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है। इस विषय में उन्होंने जो कुछ कहा है उन्हें हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। उन्होंने जब विवेचन किया है तो अपने तर्क भी दिए हैं और अनेक स्थितियों को उन्होंने वहाँ उद्घाटित करने का प्रयास भी किया है। यदि ये कहें कि काव्य भाषा की मूल प्रकृति और उससे विकसित होने वाली या फिर उससे संबंधित कुछ अन्य विशेषताओं की ओर भी उन्होंने संकेत किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चतुर्वेदी जी के मत को समझने के लिए हम सर्वप्रथम जिस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे वह है कविता की भाषा का एक मुख्य तत्व भाव चित्रों का विधान होता है, जो कि हम अब अपने विषय पर आ रहे हैं। जो विषय उन्होंने उठाया है काव्य भाषा और बिंब प्रक्रिया, अर्थात काव्य भाषा किस तरह से बिंबों का निर्माण करती है। बिंब क्या होते हैं? बिंब वह शब्द चित्र होता है जो शब्द के माध्यम से कवि हमारे सामने उपस्थित कर देता है। हम थोड़ा सा और पीछे जाना चाहेंगे, रस की प्रक्रिया को हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं तो हमें समझने में बड़ी आसानी रहेगी। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, स्थायी भाव के साथ विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की निष्पत्ति होती है, संयोग होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। यह बात कही है भरत ने और हम जानते हैं कि जब कवि किसी बात को कहता है तो हम उसमें डूब जाएंगे। जब तक हृदय उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं जुड़ा हुआ महसूस करता है, जब तक वह भाव साधारण रूप से उसके भाव नहीं हो जाते हैं, साधारणीकरण की प्रक्रिया नहीं संपन्न होती, जब तक कोई भी काव्य रसात्मक काव्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, पूर्ण सफल काव्य नहीं होता। और इसी विषय में हम चर्चा करते हैं कि जो अनुभूति कवि देना चाहता है वह कवि की अपनी अनुभूति होती है और उसका वह साधारणीकरण करता है। ये सारी चीज़ें हमने काव्य शास्त्र के संदर्भ में देखी थी और उसी चीज़ को हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, तभी हम इस विषय को समझ पाएंगे।
क्योंकि कवि जब कोई भी बात कहता है तो वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है कि हमारे सामने वह एक शब्द चित्र जो कुछ वह कहना चाहता है उसका उपस्थित कर देता है। हमें लगता है जैसे हमारे सामने से चित्र तैरते हुए निकलते जा रहे हैं। हम नाटक की तरह कहीं किसी मंच के सामने नहीं बैठे होते हैं, पर हम जहाँ बैठे होते हैं वहीं अपनी स्थिति को भूलकर हम उन शब्द चित्रों को अपने मानस में देखते चले जाते हैं। और यह जो स्थिति होती है यही कवि की सफलता होती है, उसकी भाषा की सफलता होती है, और यही किसी भी कविता की भाषा का बिंब विधान होता है। इस बात को यहाँ पर लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि जो कविता की भाषा है उस भाषा का एक मुख्य तत्व भाव चित्रों का विधान होता है, क्योंकि जब तक वे भाव चित्र नहीं होंगे, जब तक कोई भी कृति, हमने अभी कहा है कि रसात्मक नहीं हो सकती। अब बात आती है कि क्या कवि केवल कवि परंपरा में स्वीकृत भाव चित्रों का ही प्रयोग करता है या फिर उनके अलावा कुछ अन्य भाव चित्रों का भी प्रयोग करता है। आज्ञे ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, पासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, और उन्होंने अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग किया था, तो थोड़ा हम उस चीज को भी यहाँ पर ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में जब हम देखेंगे तो जो कवि परंपरा में स्वीकृत भाव चित्र है उनका प्रयोग कवि अधिक नहीं करता है। ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी का विचार है जो उन्होंने इस निबंध में अभिव्यक्त किया है। और हम भी इस बात को मानते हैं कि कवि जब अपनी कोई बात कहना चाहता है तो वह उन स्थितियों को सामने रखना चाहता है जिससे वर्तमान समय का पाठक परिचित है, क्योंकि वह वर्तमान को देते हुए ही आगे भविष्य की ओर आगे बढ़ता है। उसकी कृति उसी हिसाब से कालजयी बनती है। तो यहाँ पर जो चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं वह है कि काव्य का परंपरा में स्वीकृत भाव चित्रों का प्रयोग कवि अपनी भाषा में अधिक नहीं करता। जब जब आवश्यकता पड़ती है वह सामान्य से सामान्य शब्द के आधार पर अपना वांछित भाव चित्र खुद ही निर्मित कर लेता है। उसे जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही वह अपना भाव चित्र निर्मित करता है। उसके लिए कोई विशेष शब्द की उसे आवश्यकता हो ये भी नहीं पड़ती आवश्यकता। वह चाहे कितना ही सामान्य शब्द प्रयोग करे, वह उसकी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है कि वह किस शब्द के माध्यम से कौन सा बिंब अभिव्यक्त कर सकता है। इसी के साथ एक बात और महत्वपूर्ण है, और वह है कि काव्य में सामान्य अर्थ बोध से ऊपर उठकर कवि अपने अनुभव से संपृक्त करके उसे किसी भी शब्द को एक विशेष अर्थ प्रदान कर देता है। कोई शब्द है, उस शब्द का अपना अर्थ है, पर कवि अपने अनुभव से उसे इस तरह से जोड़ता है कि सामान्य उसका जो अर्थ है उससे अन्य अर्थ भी वह उसे प्रदान कर देता है। संप्रेक्षण की यह जो प्रक्रिया है इसमें पाठक और सामाजिक का दायित्व अवश्य बढ़ जाता है। ये बात वे कहना चाहते हैं, क्योंकि संप्रेक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। कोई बात किसी के द्वारा कही गई है, कही जा रही है, और सामने वाला यदि उसे नहीं समझ पा रहा है, यदि उस तक संप्रेक्षित नहीं हो रही है, यदि उस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो बात वही होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अर्थात आप केवल उस भाषा को समझने वाले आप ही हैं, दूसरा उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। तो कवि सामान्य से सामान्य शब्द में भी अपने अनुभव से ऐसा अर्थ भर देता है जो वह देना चाहता है। वह शब्द चाहे उस अर्थ को अभी तक संप्रेक्षित करता था या नहीं, पर कवि की योग्यता होती है कि वह अपने उस अर्थ को उसके माध्यम से संप्रेक्षित कर पाता है। हम यदि भारतीय लक्षण ग्रंथों को देखें तो सहृदय की बात उनके अंतर्गत भी आती है, जिसे हमने इसमें शुरू में ही रस की बात करते हुए उठाया है। यहाँ पर जो मुख्य बात ध्यान देनी है हमें, जिसकी ओर लेखक यहाँ पर हमें
हमारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं वह है कि सहृदयता की क्रियाशीलता निरंतर बढ़ती रहती है। यह उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में कविता को अनुभूति का सुनिश्चित माध्यम बनाने की वृत्ति हासिल होती है। इस तरह की बात उन्होंने कविता की भाषा, उसकी स्थिति और स्वरूप को समझाते हुए कही है। हम उन्होंने जो कुछ कहा है केवल एक ही बात को यहाँ पर समझ पाए हैं। हम बाकी उनके बिंदुओं को क्रमवार अपने वीडियो में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।